नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल था, जो प्रस्तावना था, उस पर डिस्कस किया था। वहां से बनने वाले क्वेश्चंस पर बात की थी। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम भारतीय संविधान का एक नया भाग 3 स्टार्ट करेंगे। भाग 3, इसका विषय है मौलिक अधिकार। इसका जो विस्तार है भारतीय संविधान में, वो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हैं। किसी भी एग्जाम में यदि आप जाएंगे तो मौलिक अधिकारों से हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और परीक्षाओं के साथ साथ जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए इस पार्ट को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि हमें व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का जब तक हम जानकारी नहीं होती है तब तक हम एक जागरूक नागरिक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार। इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें विश्व में, तो सबसे पहली बार 13वीं शताब्दी के शुरुआत में ही लगभग 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहली बार वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, वहाँ के राजा के द्वारा। उस समय राजा थे वहाँ पर किंग जॉन। तो 1215 ईस्वी में किंग जॉन के द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को लिखित रूप में वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बार अधिकारों को लेकर सबसे पहला यह डिसीजन आया। ठीक है, उसके पश्चात फ्रांस में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और वहाँ के नागरिक भी काफ़ी मौलिक अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूक रहे। हम भारत में जो मौलिक अधिकार वर्णित है, यदि हम उनकी बात करें तो इस अवधारणा को हमने ना तो ब्रिटेन से लिया है, ना ही फ्रांस से लिया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है उसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। मूलतः अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया और वही जो मौलिक अधिकार थे उनको, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स नाम दिया गया। बिल ऑफ राइट्स। तो कई बार ये क्वेश्चन बन लेता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो किससे प्रेरित हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपको अमेरिका भी दे देगा या फिर बिल ऑफ राइट्स भी दे सकता है। ठीक है, यूएसए भी दे सकता है और बिल ऑफ राइट्स से। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, मतलब इसी अवधारणा से प्रेरित होकर हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, या फिर यूएसए से प्रेरित होकर, क्योंकि यूएसए का ही ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझते भी होंगे, आपने साधारणतः पढ़ा भी होगा कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35। सबसे पहले इसका कुछ समझने का प्रयास करते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित चीज़ें। देखिए साथियों, मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें तो 12 से 35 तक इनका वर्णन है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो कि छठा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति रखने का अधिकार। यह था आपका अनुच्छेद 31 में। इसको हटा दिया गया। इसको जो है संपत्ति के अधिकार को एक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें 12 से 35 में भी, तो मूलतः जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वह हमें 14 से लेकर 32 तक मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात कितने आर्टिकल्स बचते हैं? देखिए यहाँ पर 12 से 35 में 12,
13, 33, 34 और 35। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, 5 अनुच्छेद हैं जो कि भाग 3 के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 ये अलग अलग विषयों से संबंधित है। यहाँ पर मौलिक इनमें 12 और 13 में तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। 33, 34, 35 में सैन्य विधि से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, मतलब मिलिट्री लॉ जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित उस समय क्या मौलिक अधिकार होंगे और मौलिक अधिकार किस तरीके से सस्पेंड होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में 33, 34 और 35 में बताया गया है। ठीक है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 12 और 13 देखेंगे। उसके पश्चात जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक उनको देखेंगे, जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं, मूलतः 6 भागों में डिवाइड हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। साथियों, जो मौलिक अधिकार हैं हमें वह राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, मतलब राज्य के आक्रमण से बचने के लिए या राज्य के अतिक्रमण से बचने के लिए हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, उनके खिलाफ प्रदान किए गए हैं। अर्थात यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि मौलिक अधिकारों का राज्य के द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो है मूलतः हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। ठीक है। राज्य नहीं चाहता कि उसके नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाएं। ठीक है। किसी भी देश की बात करें, विश्व की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में राज्य कभी ये नहीं चाहता कि उसके नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान हो। इसीलिए भारतीय संविधान में इसका एक विशेष महत्व है और ये एक विशेष भाग के रूप में भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। अनुच्छेद 12 में बताई गई है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्यों बताई गई है यहाँ पर? देखिए, सामान्यतः राज्य की परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि उसके लिए किसी भी चीज़ को राज्य हम कब कहेंगे, जब 4 चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। सबसे पहला क्या? भूमि, दूसरा संविधान, वह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, तीसरा व्यक्ति या फिर लोग, फोर्थ है संप्रभुता। ये 4 एलिमेंट्स बेसिक हैं, इनके बिना किसी भी राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भूमि, संविधान, व्यक्ति और संप्रभुता, जब ये 4 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं एक जगह, किसी भी जगह ये चारों चीज़ें लागू होती हैं तो उसको हम राज्य बोलते हैं, उसको स्टेट बोलते हैं। लेकिन भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा ये नहीं है। भाग 3 के लिए जो राज्य की परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में बताई गई है। और अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि हर वह व्यक्ति, हर वह संस्था या फिर सरकार राज्य होगी जो कि कानून बनाने की शक्ति रखती है और उसको लागू करने की शक्ति रखती है। अर्थात राज्य की परिभाषा के रूप में अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति, संस्था या फिर सरकार राज्य कहलाएगी जो कि कानून बनाने की शक्ति रखेगी और उसको लागू करने की शक्ति रखेगी। अर्थात बहुत साधारण शब्दों में आप ऐसे समझिएगा कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास या फिर संस्था के पास या फिर सरकार के पास या फिर निगम के पास या निकाय के पास कानून बनाने की शक्ति है और उसको लागू करने की शक्ति है, वह राज्य होता है। क्योंकि आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा या उसको कम किया जाएगा वो कानून बनाकर किया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यदि कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि मौलिक अधिकारों को आपको कम करता है या फिर उनको समाप्त करता है तो वह राज्य होगा। आप किसके विरुद्ध जाएंगे? जिसने वो कानून बनाया है। तो हर वह व्यक्ति, संस्था, सरकार, नगर निगम, निकाय, निकाय वह राज्य होगी जो कि कानून बनाने की शक्ति रखती है या उसको लागू करने की शक्ति रखती है। ठीक है। कानून निर्माण की शक्ति, वह उसे लागू करने की शक्ति
जिसके पास भी होगी वह राज्य होगा। कानून निर्माण की शक्ति व उसे लागू करने की शक्ति करने वाले की शक्ति रखने वाले व्यक्ति, संस्था, निकाय व सरकार राज्य होंगे। कानून निर्माण की शक्ति व उसे लागू करने की शक्ति रखने वाले व्यक्ति, संस्था, निकाय व सरकार राज्य होंगे। ठीक है, तो अनुभाग 3 के लिए राज्य की जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 12 में बताई गई है। ठीक है, अब इसके पश्चात देखते हैं हम अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि वह सभी विधियां शून्य होंगी जो कि मौलिक अधिकारों को न्यून करेंगी या उनको कम करने का प्रयास करेंगी या उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगी। तो आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि वह सभी विधियां शून्य होंगी, मतलब उनका मान, उनका महत्व जो है शून्य होंगी, जो कि मूल अधिकारों को कम करने या समाप्त करने का प्रयास करेंगी। वह सभी विधियां शून्य होंगी जो कि मूल अधिकारों को कम करने या समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अर्थात राज्य के द्वारा यदि कोई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कि आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रही हैं या उनको कुछ कम कर रही हैं, तो वह अपना महत्व खो देंगी। जैसे ही वो किसी मौलिक अधिकार को कम करेंगी वैसे ही उनका मान शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो विधियाँ हैं वह विधियाँ, एक शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब विधियाँ क्या होती है? विधियाँ यहाँ पर सामान्यतः लोग समझते हैं कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वह विधियाँ होती हैं, लेकिन विधियाँ का जो यहाँ पर विधियाँ जो शब्द है वो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है। इसका जो मीनिंग है विधियाँ से मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ वही कानून नहीं है जो कि विधायिका के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। विधियाँ में यहाँ पर वह सभी परंपराएं भी आती हैं जो कि समाज में प्रचलित है, वो सभी रूढ़ियाँ भी आती हैं। ठीक है, इसमें कानून भी आते हैं जो कि विधायिका के द्वारा समय समय पर बनाए जाते हैं, परंपराएं भी आती हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन है वो किसी परंपरा के द्वारा भी तो हो सकता है। ठीक है, या फिर रूढ़ियाँ, कुछ समाज में व्याप्त ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जिनसे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो जैसे ही यदि किसी स्थिति में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हो या फिर समाज में व्याप्त परंपराएं हों या फिर रूढ़ियाँ हों, यदि ये सभी मिलकर कोई भी किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों को कम करती हैं या फिर उनको समाप्त करती हैं पूरे तरीके से, तो उस स्थिति में इन सभी का जो मान है वह शून्य हो जाता है। ये बात बताई गई आपके आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और 13 ये जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हमें बताते हैं। अनुच्छेद 12 में बताया, जैसे हमने देखा अभी, राज्य को परिभाषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वह हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात जो मौलिक अधिकार हैं वह बेसिकली 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार ये बेसिकली 6 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
इसका जो विस्तार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। उसके पश्चात दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो विस्तार है वो आपका 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है। जो हमारे मौलिक अधिकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मूलतः मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक है। तो 14 से 32 जो मौलिक अधिकार है वो 6 भागों में डिवाइड है। पहले 7 में थे, लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 31 को। अभी वर्तमान में 14 से लेकर 32 तक में 6 मौलिक अधिकार है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है समानता अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18। उसके बाद है स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके पश्चात है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो विस्तार है आपका वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। 2 ही आर्टिकल्स हैं में तीसरे मौलिक अधिकार में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है। उसके पश्चात आपका देखें हम तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो विस्तार है वह है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है। उसके पश्चात 5वां जो मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति, कल्चरल संबंधी अधिकार। इसका जो विस्तार है आपका वह है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। 2 ही आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 29 और 30। उसके बाद जो अंतिम मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो विस्तार है वो एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में। ठीक है। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29-30। और अंतिम जो मौलिक अधिकार है आपको छठा वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 में सुरक्षा प्रदान की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। हम एक एक मौलिक अधिकार को देखेंगे। ठीक है। किस मौलिक अधिकार का विस्तार एक एक आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है, हम सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये जो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है हमारा, ये काफ़ी लंबा चलने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत आसानी के साथ आप उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।